बिहार पुलिस स्पेशल में जो जीके का क्लास ले रहे हैं उसमें आप जीके में आपका हिस्ट्री और जीएस में आपका बायोलॉजी चल रहा है। तो जीके में प्राचीन भारतीय इतिहास को समाप्त करके हम सब प्रारंभ किए हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास आपको 712 ईस्वी में चचनामा ग्रंथ से जो कहानी शुरू किए थे, अली अहमद की पुस्तक, वहाँ से सुनाते हुए कहानी को लेकर के गजनी के आक्रमण तक ला दिए थे। और गजनी के बाद गौरी के साथ जो है पृथ्वीराज चौहान का युद्ध तक कहानी आया था। इस पृथ्वीराज चौहान तक जो युद्ध की कहानी आया था उसमें 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध तक कहानी आ गया था। क्लियर? 1191 ईस्वी में ये लास्ट स्टार आप सबको लिखा दिए थे। 1191 ईस्वी में जब एक तरफ मोहम्मद गौरी की सेना और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान थर के टोटल सहयोगी दोस्त जयचंद और लोगों के साथ मिलकर के जब पृथ्वीराज चौहान लड़ाई लड़ा तो तराइन का युद्ध जीत लिया। और जब यह तराइन का प्रथम युद्ध जब जीत लिए कौन? पृथ्वीराज चौहान। तो ये सब घी का दीपक जलाया, खुशियाँ मनाया, सब कहानी इनका लगा कि चलो बहुत बड़ा जंग जीत लिए। लेकिन दूसरी तरफ जो गौरी हारा था उसने सोच लिया कि ये एक से एक भारत में योद्धा है, इतना सा सेना लेकर के जाने से कल्याण नहीं होने वाला है। इस बार और टैलेंटेड मजबूत फौज हमको लेकर के जाना होगा और तब इस पृथ्वीराज चौहान को सबक सिखाएंगे। लेकिन यह भी पृथ्वीराज चौहान जानता था कि सीधे सीधी युद्ध करने से आसान नहीं होगा, बहुत बड़ा योद्धा है चौहान, इसलिए कूटनीति का चाल चलना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने, कहा जाता है कि उस समय पृथ्वीराज चौहान का जो दोस्त था उसका नाम था जयचंद। जयचंद को कहा कि दोस्त तुम मेरा भी हो, यदि हम इस बार पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करेंगे तो याद रखना, तुम बस इतना सा ही याद रखना कि तुम पृथ्वीराज चौहान के साथ में शामिल नहीं होना। हमको अकेले फरियाने दो पृथ्वीराज चौहान से, और यदि उससे हम जीत गए तो हमको क्या हिंदुस्तान में राज थोड़े करना है। तुमको जीते हुए भूभाग का मालिक बना देंगे, तुमको हम राजा बना देंगे। दिल्ली का क्या कर देंगे? किसके बारे में यह चर्चा हुई? पृथ्वीराज चौहान का जो दोस्त था, पृथ्वीराज चौहान का जो दोस्त था, ये दोस्त था कौन? जिसका नाम था जयचंद। ये जयचंद गौरी से मिल गया, गौरी से दोनों मिल गया और इसको अकेला छोड़ दिया, है ना। दोस्तों ने क्या कर दिया? तो दोस्त कभी कदार जयचंद के समान होता है, जब समय पड़ेगा तो सबसे पहले वही धोखा देगा, छोड़ दिया। और इस बार जब आक्रमण किया तो राजनीति चेंज हो गया। इधर पृथ्वीराज चौहान जयचंद की पुत्री से प्रेम कर रहा था और उसका नाम था, तो बताओ, पृथ्वीराज चौहान जिस लड़की से प्रेम कर रहा था, संयोगिता। क्या नाम था? संयोगिता। सबको लगा रहे यार अब तो पृथ्वीराज चौहान झगड़ा कर लिया गौरी से, इसका मरना तय है। इसलिए जयचंद ने कहा कि देखो देखो, हमने इस संयोगिता का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। बोला नहीं करेंगे। शादी दूसरे जगह लगाने लगा। जब शादी दूसरे जगह लगा दिया, मंडप पुंजप सजा दिया, लंबी कहानी है, लेकिन लास्ट यही समझिए कि जैसे पृथ्वीराज चौहान को पता चल गया कि लड़की का शादी दूसरे जगह, अपना लिया घोड़ा, 2-4 गो सेना और सीधा मंडप पर एक अब मंडप पर से लड़की को उठा के चल दिया संयोगिता। दोनों में इसीलिए झगड़ा हो गया जयचंद और चौहान के बीच। और इसी का फायदा कौन ले लिया? गौरी। बोला देखो ना तुम्हारे साथ क्या क्या किया, अरे तुमको हम दिल्ली का सिंहासन सौंपेंगे, तुम हमारे साथ रहो। शर्त यही है, चौहान पर आक्रमण करेंगे, तुम साथ नहीं रहोगे। बोला बिल्कुल साथ नहीं रहेंगे। 1192 में आक्रमण कर दिया पुनः गौरी।
चौहान हाय हाय करने लगा कि सब शामिल हो जाओ, दोस्त बन जाओ, मिल करके चलो लड़ाई करेंगे, बाद में देख लेंगे हम सब अपना दुश्मनी। लेकिन किसी ने नहीं माना। और क्या हुआ कि इधर जयचंद अकेला मस्ती करते रहा कि बेटा भले तुम जा रहे हो, बहुत हीरो बनते हो ना, भले तुम जा रहे हो, अब लड़ो अकेला, अब तब तुमको दिखाएंगे। बस इधर अकेले पड़ गया और युद्ध में यह मारा गया। पृथ्वीराज चौहान क्या गया? मारा गया, हार गया। हार गया इस युद्ध, बाद में इसको मार भी दिया गया। लेकिन वही वह गौरी है कि बस जब युद्ध हार गया ये पृथ्वीराज चौहान, तो उसकी जो लड़की थी संयोगिता, पृथ्वीराज चौहान की पत्नी, उसको वस्त्रहीन करके 10,000 के सैनिकों के फौज में उठा के फेंक दिया। उस समय जयचंद का कहाँ गया आदमीयता? उसको बोलना चाहिए कि तुम मेरा आदमी हो, कम से कम मेरे बेटी के साथ ही अन्याय मत करो, वो मेरा बेटी है। लेकिन नहीं, और वह कुछ बोले, उसके बाद उस पर आक्रमण कर दिया। और जयचंद को भी अगला 1194 के चंदावर के युद्ध में हरा दिया। और इस प्रकार मुल्तान से लेकर सुल्तान क्लियर हो गया दिल्ली का सिंहासन। क्लियर समझ गए बात को? तो इसलिए यदि कोई दोस्ती तुम्हारा तोड़ना चाहे और बीच में भेदिया मिटना चाहे, तो उसको तुम बीच में आने मत दो, नहीं तो अभी तुमको पीटेगा, बाद में उसको भी पीटेगा, है ना। तो हाथ का लिख लीजिए। अगला स्टार लिखे पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच 1192 ईस्वी में 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध प्रारंभ हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया। पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया। पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया। अगला स्टार चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में 1194 ईस्वी में हुआ, जिसमें गौरी ने जयचंद को पराजित कर दिया। जयचंद को पराजित कर दिया। जयचंद को पराजित कर दिया। जब जयचंद को पराजित कर दिया तो याद रखिए कि अब कोई उनका दुश्मन नहीं बचा। गौरी को अपना कोई बेटा बेटी नहीं था। गौरी को कोई अपना बेटा बेटी नहीं था। इसलिए गौरी, लंबी कहानी है पृथ्वीराज चौहान की हत्या कैसे हुआ, लेकिन हम सबको एग्जाम में आगे बढ़ रहे हैं। 4 उनको गुलाम था। कितना गुलाम? 4 गुलाम। एक था कुतुबुद्दीन ऐबक, एक था कुबाचा, एक था यालदोद और चौथा था बख्तियार बिन खिलजी। बख्तियार बिन खिलजी का कहानी हम समझा दिए हैं। अब मेन जो सबसे बड़ा गुलाम था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। इस कुतुबुद्दीन ऐबक
सबसे बड़ा गुलाम था। यूँ तो 4 गुलाम था, लेकिन इसी बीच गौरी का मृत्यु हो जाता है। गौरी का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। और गौरी को कोई अपना बेटा उटा नहीं है, तो गौरी के द्वारा जीते गए राज्यों पर किसका कब्जा होगा? उनके गुलामों का, उनके गुलामों का। सबसे बड़ा गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसलिए भारत में कौन रह गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कितना ईस्वी में? 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का साम्राज्य, विशाल साम्राज्य में गद्दी पर बैठ गया। यह चूंकि 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा और यह गौरी का गुलाम था, इसलिए इसके द्वारा बसाए गए साम्राज्य को कहा गया गुलाम वंश। गुलाम वंश यह ममलूक जाति का था, इसलिए इसका नाम था ममलूक वंश। ममलूक वंश। और यह कुतुबुद्दीन ऐबक चूंकि दिल्ली में पहली बार साम्राज्य की स्थापना किया, इसलिए इसका नाम था दिल्ली सल्तनत। क्या नाम था? दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना, ममलूक वंश की स्थापना, गुलाम वंश की स्थापना कितना ईस्वी में हुआ? और स्थापना करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक। लिखिए अगला स्टार। गौरी के मृत्यु के बाद, गौरी के मृत्यु के बाद, गौरी के मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, गौरी के मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम, गौरी का गुलाम ने, गौरी का गुलाम ने 1206 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की, गुलाम वंश की स्थापना किया। गुलाम वंश की स्थापना किया। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किया। गुलाम वंश के संस्थापक एकदम जो बिहार प्रेस में पूछेगा खाली वही लिखा रहे हैं, जब गद्दी पर बैठा तो ये बंदा तो नया न था, भारत के लिए तो नया व्यक्ति था, और जो पहले से गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति है वो गुस्साएगा कि नहीं गुस्साएगा? यार हमारा ही गद्दी है, तुम बच गए हो। तो इसको ढेर आदमी से दुश्मनी का मोल आ गया। तो सबका मुंह बंद करने के लिए 50,000, 25,000, लाख रुपया दान दे देता था। इसलिए लाखों का दान देने वाला हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक, इसलिए इसको कहा गया लाख बख्श, लाख बख्श। और सर के कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन लाखों का दान देने वाला था, लाखों का दान देने वाला था, इसलिए इसे लाख बख्श कहा गया, इसलिए इसे लाख बख्श कहा गया, लाख बख्श कहा गया। कहा जाता है वही जो चंद्रद्वितीय का हम मेहरौली का लो स्तंभ बनाए, बताए थे ना, वो ऑलरेडी पहले से सब बना हुआ। लेकिन कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक वहाँ पर मेहरौली नामक जगह पर एक मीनार बनवाया जिसका नाम है कुतुब मीनार। लेकिन यह कुतुब मीनार जो इन्होंने बनवाया 2-3 मंजिला था। अरे इसके पहले चंद्रद्वितीय भी वही चीज़ बनवाया था, जबकि कुतुब मीनार ने कहलाता था वह विजय स्तंभ था, लेकिन वह टूट गया था तो उसी पर इन्होंने एक मीनार बना दिया, तो अब नाम अभी हो गया कुतुब मीनार। ये धीरे धीरे में टूट गया, अधूरे में छोड़ दिया, तो इसको पूरा किया इल्तुतमिश। फिर जो है बिजली में झटका भूकंप में गिर गया, फिर इसका 5वां मंजिल बनवाया फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो आज जो आप देख रहे हैं वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा अंतिम निर्मित हैं। लेकिन लिखिए अगला स्टार। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की स्थापना किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की स्थापना किया। कुतुब मीनार की स्थापना किया और अपनी राजधानी लाहौर बनवाई, अपनी राजधानी लाहौर बनवाई।
अपनी राजधानी लाहौर बनवाई। कुतुबुद्दीन ऐबक आगे चला, जीतते हुए आगे चला। अजमेर में एक झोपड़ा इन्होंने बनवा दिया, जहाँ पर कि यह मस्जिद के रूप में इनका यूज करता था, जिसको कहता 2.5 दिन का झोपड़ा। बीपीएससी भी क्वेश्चन पूछ चुका है, यह 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। तो देखिए स्टार, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद का निर्माण करवाया। एक मस्जिद का निर्माण करवाया। इन्हीं का सेनापति कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति कौन था? बख्तियार बिन, इसके बारे में लिखा दिया नालंदा, उदंतपुरी, सोमपुर बिहार, विक्रमशिला, ये सारा यूनिवर्सिटी को जलाने का काम किया। देखिए अगला स्टार, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार बिन खिलजी था। सेनापति बख्तियार बिन खिलजी था। कहानी खत्म है। इतने सा काम किया। 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक राज किया। 1210 ईस्वी में मरने के बाद इसका बेटा गद्दी पर बैठा, जिसका नाम था आराम शाह। लेकिन नाम जैसा वैसा काम आराम फरमाते रहता था। सारे मंत्री ने कहा, अरे यार कितना नालायक बेटा इनका हो गया है, खाली बैठ करके आराम करता है, काम धाम कुछ नहीं करता है, हमको अच्छा राजा नहीं मिला। सारे मंत्री ने सोचा, जानते हो, अरे राजा धर्म जानते हो, राजा जो कह देगा वही मानेगा। राज धर्म बड़ा विचित्र है। राजा मर भी गया और जो बोल दिया मरते मरते वही उसका पब्लिक और उसका सेनापति वगैरह करेगा। ये होता है राजधर्म। बोला राजा का बेटा गद्दी पर बैठ गया लेकिन महानालायक है, तो ऐसा करते कोई और इसके खानदान में है क्या? तो खोजा तो उसका एक दामाद मिला, जिसका नाम था इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद का नाम क्या था? इल्तुतमिश। उसकी खोज किया। जिस समय इल्तुतमिश की खोज किया उस समय वह बदायूं का गवर्नर था। उसको सारे मंत्री गया, बोला महाराज आप हिंदुस्तान का राजा बन जाइए, यदि आप दिल्ली को संभाल लीजिए तो बड़ा अच्छा होगा। बोला तो मेरा साला वहाँ बैठा हुआ है, वह राज कर रहा है, क्या दिक्कत है? बोला नहीं, वहाँ फालतू बकवास है, आप ही चलिए। गया तो लंबी कहानी है। साला उसका रास्ता रोका, 2 ताप में हट गया, बाद में उसकी हत्या करवा दिया। और इल्तुतमिश कौन? इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। लेकिन याद रखिए, यह भी इल्तुतमिश एक गुलाम ही था। इल्तुतमिश भी क्या था? एक गौरी का गुलाम ही था। बाद में इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम ही था। इसलिए वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक खाली गद्दी पर बैठा। पूछेगा दिल्ली सल्तनत का या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन? तो इल्तुतमिश। लेकिन यह भी गुलाम था, इसलिए वंश का नाम क्या पड़ा? गुलाम वंश। देखिएगा स्टार, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में 1211 ईस्वी में किसका मोटरसाइकिल है? 1211 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। हटा दो, उधर पीछे कर दो। 1211 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1236 ईस्वी तक 1236 ईस्वी तक शासन किया। 11 से लेकर 36 तक कौन शासन किया? इल्तुतमिश। और ज़्यादा इससे लिखे स्टार, इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने से
गद्दी पर बैठने से पहले बदायूं का गवर्नर था। बदायूं का गवर्नर था। बदायूं का गवर्नर था। कहानी आगे चलता है। दिल्ली सल्तनत में पहला यह सुल्तान है जो बगदाद के खलीफा से उपाधि धारण किया। सुल्तान का पहला यह इल्मरी तुर्क है। ये इल्मरी तुर्क जाति का था। अगले स्टाइल के इल्तुतमिश बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। कौन? 1211 में यह गद्दी पर बैठा और इनको 1229 में यह वैधानिक मान्यता दिया। 1229 में ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1229। तो 1229 में इसको वैधानिक मान्यता प्रदान किया गया था। लेकिन याद करो हम क्या बोल रहे हैं कि ये सारा सरदार गया था कि महाराज चलिए आप कहाँ का राजा बनिए, दिल्ली का। तो जो तुमको अगवा करने गया, बुलाने गया और तुम गद्दी पर बैठोगे उसको मिठाई उठाई खिलाओगे कि नहीं? बोला दोस्त समझो हम गद्दी पर नहीं बैठे, तुम ही सब गद्दी पर बैठे, इसलिए तुम सब जो बोलोगे वही हम करेंगे, क्या कि तुम ही सबके कारण हम गद्दी पर आज बैठे हैं। तो 40 सरदार था। 40 सरदार को कहा गया तुर्कान ए चहलगान। तुर्कान इल्तुतमिश ने नया काम क्या किया कि 40 सरदारों का एक ग्रुप बना दिया और उसका नाम हुआ तुर्कान ए चहलगान। देखिए स्टार इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगान नामक 40 सरदारों का तुर्कान ए चहलगान नामक 40 सरदारों का एक समूह 40 सरदारों का एक समूह बनाया। और स्टार इल्तुतमिश ने सोने के शुद्ध अरबी सिक्का चांदी का टंका, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्के चलवाए। ये सारा सिक्के चलवाने का काम किया। और इसी समय एक कुछ इतिहासकार था जो बिहार पुलिस बीपीएससी दरोगा में ज़्यादा पूछा है। उस इतिहास का नाम है मिनहाज उस सिराज। और मिनहाज उस सिराज ने एक किताब लिखता है जिसका नाम है तबकात ए नासिरी। इसी से इनके इतिहास का पता चलता है। मिनहाज उस सिराज की पुस्तक
मिनहाज उस सिराज की पुस्तक तबकात ए नासरी तबकात ए नासरी मिनहाज उस सिराज के पुस्तक तबकात ए नासरी तबकात ए नासरी से दिल्ली सल्तनत के इतिहास की जानकारी दिल्ली सल्तनत के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती हैं। जब ये इल्तुतमिश राज कर रहा था तब एक जनजाति, जिस जनजाति का नाम है मंगोल को बताओ किसका पीछा करते हुए भारत की तरफ आ रहा था? मंगवर्णी का पीछा करते हुए आ रहा था। मंगोल बहुत खतरनाक था। जिस राज्य, जिस देश, जिस प्रांत से होकर गुजरता था उसको शमशान बदल देता था, शमशान में। इल्तुतमिश को लगा यार मंगोल आ रहा है। इल्तुतमिश का दोस्त था मंगवर्णी बोला दोस्त रक्षा करो, हम तुम्हारे देश जा रहे हैं। बोला ही बेटा यदि मेरे देश घुस गया तो इसके साथ फालतू मंगोलो आ जाएगा, क्योंकि मंगोल उसका पीछा कर रहा है। अब दोस्त को कैसे मना करे? बोला दोस्त जहाँ हो वहीं रुक जाओ, उधर ही कहीं चले जाओ। बोला क्यों? बोला तुम्हारे लायक भारत का भी इन्वायरमेंट नहीं है, मौसम बड़ा खराब है भारत में, इधर मत आओ। मतलब उसको मना कर दिया और इससे मंगोल से रक्षा हो गया हिंदुस्तान में बड़े चालाकी से। बिल्कुल स्टार इल्तुतमिश ने भारत को मंगोलों से सुरक्षा प्रदान किया। मंगोलों से सुरक्षा प्रदान किया। इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यही सब इन्होंने काम किया, साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन 1236 ईस्वी में मर गया और इसका बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज और इसकी एक बेटी थी रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश मर गया, क्रियाक्रम हुआ और उसके बाद हुआ कि अब रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठाए जाएंगे। वो अपना सिंहासन पर बैठ भी गया आगे, तो हमारे बात तो कोई है ही नहीं, तो हम गद्दी पर बैठेंगे। तो अब राज्याभिषेक होना है, ऐसे तो बैठ गया, बहुत दिन हो गया, अब राज्याभिषेक होना है। गद्दी पर कौन बैठेगा? तो जब इसका चल रहा था राज्याभिषेक तभी एक सेना चिल्लाते हुए आया, महाराज क्या बात है? बोला कि महाराज का जो पुराना महाराज है उसका एक वसीयतनामा मिला है। बोले को पन्ना मिला है? बोला हाँ। बोला पढ़ो, हमारे पिताजी का अंतिम इच्छा क्या है? एकदम पूरा करेंगे, गद्दी पर बैठते ही पूरा करेंगे। बोला हाँ, इसमें यह लिखा हुआ है कि हमारे सभी बेटा नालायक हैं, एक भी गद्दी पर बैठने लायक नहीं है, और हमारी बेटी बड़ा योग्य है, उसका नाम है रजिया सुल्तान, इसलिए मेरे मरने के बाद वही गद्दी पर बैठे। इसलिए महाराज हो गया टाटा पीस आपका। बोला अरे गधा कहीं का, जब यही बात लिखा हुआ था तो सामने में सबका पढ़ने की क्या जरूरत था? हमको चुपके देते, तुमको कुछ पैसा वैसा देते, चुप हो जाते। शॉर्टकट में काम किया ना हमको सारा। सरदार ने बोला क्या बोला? महाराज का कहना है कि ये जो है नहीं बैठेगा गद्दी पर, है रजिया बैठेगी। 40 सरदार कुछ बोलता है रजिया बैठेगी। महाराज जो है मरते मरते एकदम पगला गया था क्या? लड़की गद्दी पर बैठेगा और हम सब उसका यह सर करेंगे? नहीं, सब चलेगा। मैंने कहा लड़की गद्दी पर बैठेगा और हम सब इतना बुरा आदमी, अब उसको हम प्रणाम करें, सजदा और पाबोस करने जाएं? नो, कुछ उसमें कह रहा है कि लड़की गद्दी पर नहीं बैठेगा, एकदम रुकनुद्दीन फिरोज ठीक है। लेकिन 30 ठो का कहना है कि नहीं रजिया ठीक है, 10 ठो को दिक्कत होगा। बोले मिला के यही हुआ कि रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठा दिया गया, समझे लोग। और दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका बन गई रजिया सुल्तान। लिखिए इल्तुतमिश की पुत्री
इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक 1240 ईस्वी तक शासन की और स्टार दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला तुर्क शासिका रजिया सुल्तान थी। बहुत सारा कहानी है लेकिन उतना नहीं जाना है, ज़्यादा नहीं पूछेगा, यही पूछेगा प्रथम महिला सुल्तान थी। लेकिन ये जो है एक 40 सरदार में सब सरदार में जो कुमारा सरदार है वो सोचता है कि रजिया भी कुमारी है, यदि बाई चांस शादी हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए। उसमें याकूत हैं जो ब्याह करने का हमेशा फिराक में रहता है। अल्तुनिया हैं, तो याकूत एक विदेशी व्यक्ति है। अल्तुनिया 40 सरदारों में ग्रुप है अल्तुनिया, जो सोचता है कि हम शादी इनसे कर लेंगे और बड़ा आगे पीछे भी जा कर के रजिया सुल्तान का हमेशा आगे पीछे ये करते रहता था। लेकिन तभी अचानक रजिया सुल्तान याकूत नाम का एक विदेशी लड़का को जो है एक पद दे दिया, घोड़े का सरदार, आमिर आकुर पद। सबको लगा रही इतना बड़ा पद भारी आदमी कैसे दिया भाई। थोड़ी देर के बाद डायरेक्ट प्रधानमंत्री पद दे दिया। 40 सरदार को हो गया टेंशन कि प्रधानमंत्री हम सब 40 टम को बनेंगे, जो भारी आदमी बनेगा। बोला समझ गए रजिया के उनके साथ संपर्क स्थापित हो गया है, इसलिए हैं। हाँ सर बोलिए। हेलो बोलिए सर। हाँ दे दिए। एडमिट कार्ड मिला। हाँ ठीक। हाँ गौतम हाँ समझ गए। और पैसों 10,000 बोल के ले लिया कि एडमिशन हो गया है। अच्छा ठीक। हाँ तो कहने का मतलब कि बाद में लंबी कहानी है, लेकिन बाद में जब सबको पता चल गया कि प्रेम कहीं और हो रहा है, लफड़ा कहीं और है, तो रजिया को मारने का भांज लगा दिया। अल्तुनिया को मारने, अल्तुनिया ने बोला कि यदि मारना ही है तो हमको भेजिए मारने के लिए। हमसे सोचे थे कि हम शादी करेंगे, वो भी हमको हाँ बोली थी, और आज के डेट में दूसरा से, इसलिए मारने के लिए हम ही को दीजिए। बोला ठीक है तुम ही जाओ। अल्तुनिया गया मारने के लिए। रजिया युद्ध कर रही थी, वही बोला कि हम तुमको मारने के लिए आए, तुम बहुत भटक गई है। बोला तुम काहे टेंशन ले रहे हो, तुम भी सब ब्याह कर ले। गेम पलट दिया। वहाँ अल्तुनिया को ऑफर दे दिया, कह रहे थे हम अभी ब्याह थोड़े करेंगे उससे, अब तुम आए तुम भी ब्याह कर लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। तो अल्तुनिया से हो गया ब्याह। लेकिन वहाँ जो 39 जो बुढ़वा बचा हुआ था, वो जो है सोचा कि अल्तुनिया और अब रजिया मिल गई, अब सोची कि चलो
बोला कि ये सब काम कौन करवा रहा है? बोला सब 40 सरदार। बोले यहाँ से हम दोनों चलो गद्दी पर बैठेंगे और सब बुढ़वा को सबक सिखाएंगे। लेकिन बुढ़वा बहुत तेज दिमाग का था, अल्तुनिया को भेजा था और साथ में गुप्तचर को भी भेजा था। गुप्तचर सूचना दे दिया कि उधर जो है कहानी ख़त्म, उधर शादी कर लिया और हम ही सबको मारने उल्टे आ रहा है। बोला ठीक है, भेजो झुंड और रास्ते में मार दो। और कैथल के पास रजिया सुल्तान और अल्तुनिया का मृत्यु हो गया। इस प्रकार जो है निश्चित तौर पर जो है एक महिला शासिका जो अच्छे से राज कर रही थी, उसको घुमा फिरा के उनकी भी गलती इनकी भी गलती जो भी हो, 1240 में इसका कहानी ख़त्म हो गया। देखिए अगला स्टार, देखिए रजिया सुल्तान अल्तुनिया से विवाह करके अल्तुनिया से विवाह करके वापस राजगद्दी लौटते समय कैथल के पास 1240 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गया। 1240 ईस्वी में इनकी हत्या हो गई। 1240 ईस्वी में इनकी हत्या हो गई। 1240 ईस्वी में इनकी हत्या हो गई। इसके बाद अलाउद्दीन महसूद, नसरुद्दीन, ये सब कई गद्दी पर बैठा। लेकिन एक बार जब इल्तुतमिश घूम रहे थे गुलाम खरीदने, तभी उसको एक गुलाम मिला जिसका नाम था बलवन। बलवन विकलांग था, इनको क्यों खरीदे? बोला आप हमको अल्लाह के नाम पर खरीद लीजिए। बोला क्या काम करोगे विकलांग आदमी तुम्हें? बोला जो काम दे दीजिए। बोला जाओ घोड़ा वोड़ा साफ करवाओ कर्मचारी से लेकर। बाद में घोड़ा को युद्ध का सारा कला सिखा दिया। घोड़ा साफे नहीं करता था, बल्कि घोड़ा युद्ध कैसे करेगा, किधर आएगा, किधर जाएगा, दुनिया जहान सब कुछ सिखा दिया। जब ये सब कुछ सिखा दिया तो इल्तुतमिश के नज़र में ये हीरो बनने लगा। इसको प्रधानमंत्री का भी पद 20 वर्ष तक मिला। और इल्तुतमिश मरने के बाद मसूद शाह और उसके बाद नसरुद्दीन गद्दी पर बैठा। नसरुद्दीन एक ऐसा शासक था जो एकदम साधारण संत टाइप का था। राजा होकर के गद्दी पर बैठता था और टोपी सीते रहता था, कुरान कट्टू कॉपी करते रहता था और वही बेच के जो पैसा कमाता था वही से खाता था। LPG गैस कनेक्शन जोड़ता था। इतना भद्दा किस्म का राजा रहेगा तो क्या होगा? तो भद्दा का शादी भद्दी से करा दिया, मतलब बलवन अपनी बेटी से ब्याह करा दिया इनका। किसका? नसरुद्दीन का। टोपी सीते रहो तुम। हाँ, कन्या दुल्हा एक जैसा हो गया। जब एक जैसा हो गया तो क्या करे? बोला दो फालतू राजा रहने ना रहने से क्या, फालतू है भैंसा जो के समान बैठा हुआ है, तो उसको जो है मरवा दिया राजा को ही। बाद में बोला दो अब क्या गद्दी पर बैठेगा, कोई बच्चा उच्चा तो है ही नहीं। तो बलवन बोला जब हम ही अभी हैं तो हम ही गद्दी संभालेंगे, क्या कि बेटी जो है उसका बेटिए का ना उसका पति था। तो पता चला कि विकलांग व्यक्ति 20 वर्ष तक PM रह गया और अगला 20 वर्ष तक जो है यहाँ PM रह गया। PM के बाद राजा रह गया, है कि नहीं? तो लिखिए अगला स्टार, नसरुद्दीन महमूद टोपी सीकर। नसरुद्दीन महमूद टोपी सीकर जीवन निर्वाह करता था। जीवन निर्वाह करता था। जीवन निर्वाह करता था। जीवन निर्वाह करता था। अगला स्टार, नसरुद्दीन की हत्या करके
बलबन गद्दी पर बैठ गया, बलबन गद्दी पर बैठ गया, अगला स्टार। नसरुद्दीन को दरवेश राजा के नाम से, दरवेश, नसरुद्दीन को दरवेश राजा के नाम से जानते हैं, नसरुद्दीन को दरवेश राजा के नाम से जानते हैं, दरवेश राजा के नाम से जानते हैं। अगला स्टार देखिए, बलबन को नसरुद्दीन ने उलगू खां की उपाधि, उलुग हर्षहु लोद्रगु का गो, हर्षहु लोद्रगु का गो, उलुग खां की उपाधि प्रदान किया था, प्रदान किया था। जैसे गद्दी पर बलबन बैठा, सबसे सोचारे कि 40 सरदार जैसे कहता है वैसे होता है, क्योंकि ये भी तो 40 सरदार के अंदर में 20 बरस रहा, पावर जनतक, मतलब राजा का कोई वैल्यू नहीं है, सब वैल्यू ये 40 सरदार का होता है। इसलिए गद्दी पर बैठने के साथ बोला, सुनो आज के बाद 40 सरदार का ग्रुप खत्म, जिसको काम करना है पेमेंट लो, काम करो, सजेशन दो, माने या ना माने हमारा काम है, तुमको जितना पूछे उतने जवाब दो। तुर्कान ए चहलगान 40 सरदारों का ग्रुप को इन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। देखिए स्टार, बलबन ने तुर्कान ए चहलगान को तुर्कान ए चहलगान को समाप्त कर दिया। समाप्त कर दिया, तुर्कान ए चहलगान को समाप्त कर दिया, समझे? तुर्कान ए चहलगान को उन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। लेकिन इन्होंने बलबनी वंश लेकिन एक काम किया, दो चीज़ जो लागू किया, जो पूछा जाता है। एक, राज दरबार में कि राजा का वैल्यू बढ़ जाए, इसलिए इन्होंने लौह और रक्त नीति का शुरुआत किया। लौह और रक्त नीति कि अब तुम हमारे खिलाफ भी कुछ बोल दिए तो तुम्हारा संबंध मेरे केवल तलवार से है, और जो राज दरबार में आएगा सबसे पहले सजदा प्रणाम करेगा, और पाबोस का मतलब पैर चूमेगा, प्रणाम करो और पैर चूमो। इससे राजा का प्रतिष्ठा क्या हो गया, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? और 40 सरदार पहले से खत्म कर दिया। लिखे स्टार, बलबन ने रक्त और लोह नीति की, बलबन ने रक्त और लोह नीति की शुरुआत किया। बलबन ने रक्त और लोह नीति की शुरुआत किया। अगला स्टार, बलबन ने सजदा और पाबोस प्रथा, सजदा और पाबोस प्रथा कोमा नवरोज त्यौहार, नवरोज त्यौहार, नवरोज त्यौहार की शुरुआत किया। नवरोज त्यौहार की शुरुआत किया। नवरोज त्यौहार की शुरुआत किया। अगला स्टार,
बलबन ने दीवान ए वरीद, यही 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट में। बलबन ने दीवान ए वरीद नामक, दीवान ए वरीद नामक गुप्तचर विभाग की स्थापना किया। दीवान ए वरीद नामक गुप्तचर विभाग की स्थापना किया ताकि राजा को टाइम टू टाइम आके रिपोर्ट देते रहे। समझे? गुप्तचर विभाग की स्थापना किया। अगला स्टार, बलबन ने दीवान ए विजारत, दीवान ए विजारत राजस्व विभाग, दीवान ए विजारत राजस्व विभाग, कौमा दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना किया। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना किया, सैन्य विभाग की स्थापना किया। मेवाती डाकू का आक्रमण हुआ और मेवाती डाकू के आक्रमण के समय इनका बड़ा लड़का मर गया, छोटा कैकूबाद गद्दी पर बैठा, उनको भी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मार दिया। और दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के बाद जो वंश गद्दी पर बैठा उसका नाम क्या था? खिलजी वंश। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? कैकूबाद की कयुमर्स, कैकूबाद की कयुमर्स, कैकूबाद की मेवाती डाकू ने हत्या कर दिया। बलबन दुखी हुआ, बलबन भी मर गया और लास्ट गद्दी पर कौन बैठा? कयुमर्स। देखिए, गुलाम वंश का अंतिम शासक, गुलाम वंश का अंतिम शासक कयुमर्स हुआ। गुलाम वंश का अंतिम शासक कयुमर्स हुआ। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? कयुमर्स हुआ। अगला स्टार, गुलाम वंश, गुलाम वंश के शासक कयुमर्स की हत्या करके, कयुमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किया, खिलजी वंश की स्थापना किया, खिलजी वंश की स्थापना किया। नहीं, बलबन ने जो शासन किया 1266 से, 1266 से, कब से? 1266 से 1286, इसी को बलबनी वंश। तो विस्तार से जब पढ़ाते हैं तो बोलते हैं ना, अभी बिहार पुलिस स्पेशल हम पढ़ा रहे हैं, तो हम सब लिखा दिए हैं बलबनी वंश किसको कहता है। तो ये वाकिलाखोरी अपनी राजधानी बनाया। लेकिन खिलजी वंश का समय देखिए, खिलजी वंश का समय 1290 से 1320 ईस्वी तक था। 1290 से 1230 ईस्वी, 1290 से 1320 ईस्वी तक था। 1290 से 1320 ईस्वी तक था। ठीक है। देखिए, अमीर खुसरो बलबन और अलाउद्दीन खिलजी, बलबन और
अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासक, अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासक के दरबारी कवि के रूप में, के दरबारी कवि के रूप में कार्य किए, दरबारी कवि के रूप में कार्य किए। अगला स्टार, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो का मूल नाम ख़त्म हो गया, चले जाइए जिसका है। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। चारी तरफ जाने के लिए मोहम्मद हसन था, जिसे सितार और तबला का आविष्कारक, जिसे सितार और तबला का आविष्कारक माना जाता है, सितार और तबला का आविष्कारक माना जाता है। और लास्ट स्टार, कल से आ जाना, ठीक है, कल तब सब रूटीन बता देंगे। और लास्ट स्टार लिखे, अमीर खुसरो को, अमीर खुसरो को तोत ए हिंद के नाम से, मैंने भारत का तोता, तोत ए हिंद के नाम से जाना जाता है, तोत ए हिंद के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए द फाइनल। अगले दिन से खिलजी वंश से कहानी शुरू करेंगे। कल पूरे दिल्ली सल्तनत ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, तो कम से कम खिलजी वंश, तुगलक वंश तक फाइनल कर देंगे। ओके, सैयद वंश में कोई जान नहीं है, यदि खिलजी तुगलक ख़त्म हुआ तो सैयद लोधी ऐसे गायब हो जाएगा। ठीक है, तो कल हम सब दिल्ली सल्तनत ख़त्म करते हैं, तो अगले दिन मुगल साम्राज्य शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।